नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, UPSSC पैट के सिलेबस को हम कवर अप कर रहे हैं और आज हमारी सिलेबस के अनुसार जो है वह गुप्त वंश में एक शासक हैं समुद्रगुप्त। उन्हीं के पर्पस में, उन्हीं के परिचय और उन्हीं की ऐतिहासिक घटनाएं और देश पर उनके शासन का प्रभाव और उनके शासन विस्तार पर हम नज़र मारेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारा ही सिलेबस एग्ज़ाम से पहले पूरा कराया जाए। तो दोस्तों, गुप्त वंश में अगर हम बात करें तो पहले शासक समुद्रगुप्त तो नहीं थे। तो ये कहाँ से है, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, फिर समुद्रगुप्त को पढ़ने में थोड़ा सा और भी अच्छा मज़ा आएगा। क्योंकि ऐसा है कि हम जब तक पीछे की कुछ घटनाओं को नहीं जाने, जब तक हम इस चीज़ को समझने में थोड़े से असमर्थ रहेंगे। तो समय था महोत्तर काल का, और महोत्तर काल में दो प्रकार के शासन काम कर रहे थे। एक तरफ कर रहे थे देसी शासन, यानी कि देसी नरेश, देसी शासक, और एक तरफ विदेशी शासक। अगर विदेशी शासकों में हम बात करें तो विदेशी शासकों में इंडो ग्रीक, शक और आपके पार्थियन और कुषाण ये शासन कर रहे थे। जबकि देसी शासकों में कौन शासन कर रहे थे, तो शुंग कर रहे थे, कर्णव कर रहे थे, ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश के कर रहे थे और चैदी कर रहे थे। इनके बाद में चौथी सदी के अंत तक, यानी कि चौथी सदी ईस्वी के अंत तक जो है देश में कोई भी एक बड़ी शक्ति जो थी शासन नहीं कर रही थी, कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था। क्योंकि कुषाण और शक चौथी शताब्दी के अंत तक ही अस्तित्व खो चुके थे। जबकि आंध्र सातवाहन वंश तीसरी शताब्दी यानी कि 250 BC यानी कि तीसरी शताब्दी की हाफ तक ही वह अपने शासन में क्षीण हो गया था। इसी समय पर उदय हुआ था गुप्त वंश का, और यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में था, जिसमें मुख्य प्रांत जो था उत्तर प्रदेश था। मगर बाद में धीरे धीरे इसका विस्तार जो है उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पश्चिम में मालवा, ठीक है, और पूर्व में बंगाली खाड़ी तक फैल गया। तो ये कैसे इतना विस्तार हुआ, किस तरीके से विस्तार हुआ, इस पर कड़ी मारते हैं, नज़र मारते हैं कि वो क्या था और इसमें किन किन वंशों ने शासन किया। तो मैं आपको बताता हूँ गुप्त शासन, थोड़ा सा यहाँ से नोट करके समझेंगे। गुप्त वंश प्रारंभ में जो कहाँ पर था, ये था यूपी और बिहार। कहाँ पर था, यूपी और बिहार में था भैया। इतनी बात आपको याद करनी है, ठीक है। अगर मैं गुप्त वंश की शताब्दी की बात करूं तो देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन थे, श्रीगुप्त थे। कौन थे भाई, श्रीगुप्त से संस्थापक थे, ठीक है। अब मैं श्रीगुप्त के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज की उपाधि धारण की थी, जो एक सामंत उपाधि होती थी। कैसी होती थी, सामंतों की उपाधि होती थी, सामंतों की उपाधि होती थी। बस इतनी बात याद रखनी है। अगर मैं बात करूं इत सिंह के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इत सिंह के अनुसार जो है इन्होंने एक मंदिर बनवाया था। एक मंदिर का निर्माण कराया था, और उसके खर्च के लिए काम करा था। 24 गांव क्या करते थे, 24 ग्राम जो थे वो दान देते थे। क्या करते थे, 24 गांव दान देते थे। ये थोड़ी सी श्रीगुप्त के बारे में जानकारी रख लेना, ठीक है। इसके बाद में इनके पुत्र शासन में आए। कौन थे वो, घटोत्कच जो थे शासन में आए, ठीक है। अगर मैं घटोत्कच के बारे में कुछ बात करूं तो राजनीतिक इतिहास, यानी गुप्तों का राजनीतिक इतिहास यहाँ से शुरू हुआ है।
ठीक है। इसके बाद में जाकर जो आए वो चंद्रगुप्त प्रथम आए। इसके बाद कौन आए? चंद्रगुप्त। तो पहले आप इतनी बात कर लो, गुप्त वंश का प्रारंभ यूपी और बिहार से हुआ था और गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को और महाराज की उपाधि धारण करती थी, सामंतों की उपाधि होती थी। इस सिंह के अनुसार एक मंदिर का निर्माण किया था, खर्च 24 ग्राम दान देकर करते थे इसका। इनके पुत्र घटोत्कच बाद में शासक बने थे और गुप्तों का राजनीतिक इतिहास यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। परंतु अभी भी कोई शक्तिशाली शासक इनमें नहीं था, ठीक है, कोई भी अभी शक्तिशाली शासक इनमें नहीं था, अगर जहाँ तक की बात करें हम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में जो शासन आया है वो किसका आया है? वो शासन आया है चंद्रगुप्त प्रथम का। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का बताने को बताया जाता है कि 319 से लेकर कहीं कहीं 335 लिखा हुआ है, कहीं पर 350 BC तक इनका शासन रहा था, ठीक है बेटा। अगर बात करें यहाँ से तो ये वास्तविक व शक्तिशाली शासक थे। कैसे शासक थे? वास्तविक और शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक जो हुआ था वो 319 BC में हुआ था और इसी समय पर गुप्त संवत, एक गुप्त संवत शुरू हुई थी 319 BC में ही, सॉरी AD में, सॉरी AD, क्योंकि ईस्वी हो रही थी ना, तो AD। तो यहाँ पर शुरू हुआ था गुप्त संवत। यहाँ से क्वेश्चन याद आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। ये एक ऐसे शासक थे, थोड़ा सा और बताएं, एक ऐसे शासक थे जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाने वाले प्रथम गुप्त शासक, चांदी के सिक्के चलाने वाले प्रथम गुप्त शासक थे, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें तो इन्होंने अपना उत्तराधिकार समुद्रगुप्त को देकर संन्यास ग्रहण कर लिया था। क्या कर लिया था? संन्यास ग्रहण। तो इन्होंने क्या कर लिया था बेटा? संन्यास ग्रहण कर लिया था आपको। तो आप इतना ही याद करेंगे अभी तो फिलहाल में, इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इसको जल्दी कवर करेंगे। चंद्रगुप्त के बारे में इतना ही याद रखो, प्रथम के बारे में और कुछ याद नहीं करना, क्योंकि हमारा पर्पस है समुद्रगुप्त पढ़ना, ठीक है। फिर अगली क्लास जो रहेगी हमारी वो रहेगी यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये दो ही शासक प्रतापी शासक रहे हैं और इसमें इसी वजह से पैट में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है बेटा। तो इतनी याद हो गया होगा आपका। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। किस पर आते हैं टॉपिक पर? समुद्रगुप्त पर, ठीक है भाई। अब समुद्रगुप्त की कहानी शुरू होती है और यही कहानी जो है आपको पैट के लिए तैयार करनी है, पैट के साथ साथ बहुत सारी परीक्षाओं के लिए भी यही तैयार करनी है। समुद्रगुप्त। अब मैं समुद्रगुप्त के अगर शासनकाल की बात करूं तो कहीं तो लिखा हुआ मिलेगा 335 AD, तो बेटा कहीं मिलेगा 350 AD से लेकर 375 AD तक। ये बस इतना याद रख लेना, जहाँ तक तुम्हारा मन करे यहाँ तक लिख लेना, ठीक है भाई। अब ये क्या थे? इनके पिता का अगर बात करें तो पिता कौन थे? इनके पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम इनके पिता थे, जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। संन्यास ग्रहण कर लिया था इनको उत्तराधिकार देने के बाद, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे यहाँ से। फिर ये पहले शासक थे जिन्होंने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त में 12 और 12 विजय प्राप्त की थी। इसी के कारण 12 विजय के कारण एक व्यक्ति थे विंसेंट स्मिथ। कौन से व्यक्ति थे? विंसेंट स्मिथ ने इन्हें क्या कहा था? भारत का नेपोलियन इनको कहा था। क्या कहा था बेटा? भारत का नेपोलियन इनको कहा था। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने इसको क्या कहा था? भारत का नेपोलियन। क्यों कहा था? क्योंकि आर्यव्रत में 12 जीती थी इनकी, दक्षिणाव्रत में ही 12, यानी कि उत्तर भारत में 12 विजय प्राप्त की थी इन्होंने
और दक्षिण भारत में भी 12 विजय प्राप्त की थी। इसी वजह से इन्होंने कहा था कि इनने सभी प्रकार की विजयों को प्राप्त किया है, तो ये भारत का नेपोलियन है। जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट था, उसी की बात यहाँ से हम कर रहे हैं। ठीक है भाई, इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा गया था। फिर यहाँ पे एक व्यक्ति थे, कई बार इनसे ही क्वेश्चन आता है, हरिसेन। हरिसेन एक व्यक्ति थे जो इनके क्या थे, दरबारी कवि। दरबारी कवि से भी इनके क्वेश्चन आता, कौन थे, हरिसेन। हरिसेन ने एक अगर बात करें तो प्राग प्रशस्ति अभिलेख, प्राग प्रशस्ति अभिलेख का अंकन कराया था। प्राग प्रशस्ति अभिलेख का अंकन कराया था। ठीक है, इतनी बात आपको आ जानी चाहिए समझ में। ठीक है भाई, प्राग प्रशस्ति अभिलेख का जिक्र कराया था। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये नोट कर लिया हो तो आपने कि कौन था ये प्राग प्रशस्ति अभिलेख, क्या था, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, आप जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है, मैं देख लूँ जरा आपकी क्लास ठीक चल रही है क्या। ठीक है भाई, प्राग प्रशस्ति अभिलेख की बात कर रहे थे हम। ठीक है, क्या है ये प्राग प्रशस्ति अभिलेख, उसके बारे में अभी हम बात यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, करें बात इसमें। चलिए प्राग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में बात करते हैं, क्या है समुद्रगुप्त के प्राग प्रशस्ति अभिलेख में क्या था। ठीक है भाई, तो बात करते हैं क्या था। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं किसके बारे में, प्राग प्रशस्ति लेख, ये बात करते हैं। तो यहाँ पर कौन थे, हरिसेन के, मतलब हरिसेन के मत के अनुसार हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ बात करें तो पहले ये था, ये प्रारंभ में कहाँ था, ये प्रारंभ में ये कहाँ पर था, प्रारंभ में ये कौशाम्बी में था। कहाँ था ये, कौशाम्बी में था, प्रारंभ में कौशाम्बी था। फिर अकबर के शासन में, अकबर के शासन में जहांगीर के कहने पर, इसे इलाहाबाद किले में लाया गया। इस वजह से इसका नाम पड़ा प्राग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसके इसी अभिलेख के एक तो सातवां श्लोक आपके लिए मोस्ट है, एक चौथा श्लोक आपके लिए मोस्ट है। चौथा श्लोक ये आपके लिए 2 श्लोक जो है यहाँ से मोस्ट है। चौथे श्लोक में क्या कहा गया है, चंद्रगुप्त प्रथम। हाँ, चौथे अभिलेख में क्या कहा गया है, इस श्लोक में क्या कहा है, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है, बताया गया है। और 7वें शिलालेख में जो क्या गया है, 7वें शिलालेख में जो कहा गया है, तो इसमें इसे कहा गया है कि इसने जो है 7वें शिलालेख में विजय अभियानों का उल्लेख है। इसके किसका है, विजय अभियानों का उल्लेख है। किसके भाई, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख है। तो इतनी बात आपको यहाँ से याद रख लेनी है इस प्राग प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक है, हरिसेन के मत के अनुसार यहाँ पर क्या था, प्रारंभ में कौशाम्बी था, अकबर के शासन में जहांगीर के कहने पर इसको इलाहाबाद के किले में लाया गया था। 7वें श्लोक में लिख रहा है, इस श्लोक में इसके विजय अभियानों का उल्लेख, जबकि चौथे श्लोक में लिख रहा है इसके क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकार के रूप में कौन है, समुद्रगुप्त। ठीक है, इतना भी अगर आपने कवर कर लिया तो फिर आपको घबराने वाली तो कोई बात यहाँ से पैदा होती नहीं है। ठीक है, अब हम इनका लिखेंगे विस्तार। क्या लिखने वाले हैं हम, इनका राज्य विस्तार हम इनका लिखने वाले हैं बेटा। क्या है इनका राज्य विस्तार, यानी कि पहले तो उत्तर प्रदेश और केवल बिहार इनका क्षेत्र था, तो अब देखने वाले हैं कि इनका विस्तार क्या था। ठीक है भाई, इनका विस्तार क्या था, क्योंकि हमें सब बातें पढ़नी पड़ेंगी भाई, जब भी हमारा पैट जो है अच्छे तरीके से निकलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, बहुत ज़्यादा शॉर्ट से भी काम नहीं चलेगा और बहुत डीप से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं विस्तार में। आपको ये विस्तार आना ही चाहिए, समुद्रगुप्त का विस्तार है। तो अगर हम बात करें तो ऊपर जो है, अगर हम इस तरीके से बात करें यही, तो यहाँ पर क्या था, हिमालय। तो हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक इनका विस्तार है। पश्चिम में अगर हम बात करें तो मालवा, कहाँ है ये, पश्चिम, ये क्या है, दक्षिण,
ये आपका पूर्व और ये आपका उत्तर। पूर्व में अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी तक, बंगाल की खाड़ी तक ये देखने को इनका विस्तार मिलता है। ठीक है भाई, बस और क्या बातें याद रखनी है। अब इनकी 6 मुद्राएं थी समुद्रगुप्त की, कितनी मुद्राएं थी? 6, उनको भी देख लेंगे। 6 मुद्राएं थी, ठीक है, जिनसे अलग अलग प्रकार के जो है बातें मिलती हैं। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं समुद्रगुप्त की मुद्राएं। क्या देखनी है? मुद्राएं। तो 6 मुद्राएं हैं। 6 मुद्राएं वो कौन कौन सी हैं देखते हैं उसको। पहली मुद्रा जो थी वो थी आपकी गरुण प्रकार की, गरुण प्रकार, गरुण प्रकार की थी। इसमें क्या कहा गया था? इसमें समुद्र गुप्त की नाग वंशों पर विजय, यानी किसके? समुद्र गुप्त की नाग वंशों पर विजय, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई, सारी बात समझ में। और सैकड़ों युद्धों का विजेता भी कहा गया है इसी में। क्या कहा गया है? सैकड़ों युद्धों का विजेता, क्या विजेता कहा गया है इसको, इसी में सैकड़ों युद्धों का विजेता भी कहा गया है। इसके बाद में क्या है? दूसरी जो है वो है धनुर्धारी, धनुर्धारी प्रकार। धनुर्धारी प्रकार में क्या है? राजा, राजा धनुष व बाण के साथ खड़ा है, साथ खड़ा है, ये वाली बात कही गई है। तीसरी प्रकार की जो है वो क्या है? तीसरी है परशु प्रकार, परशु प्रकार, परशु प्रकार। तो इसमें क्या है? इसमें राजा परशु को धारण करता है। राजा किसको? परशु को धारण करता है। किसको करता है? परशु को धारण करता है। यहाँ से तीसरी ये हो जाती है। चौथी प्रकार की जो है वो कौन सी है? चौथी प्रकार की जो है वो है अश्वमेघ। क्या है भाई? अश्वमेघ प्रकार। तो इसमें क्या है? अश्वमेघ यज्ञों का विवरण है। अश्वमेघ यज्ञों का विवरण है। और आपको ये पता होना चाहिए अश्वमेघ यज्ञ क्यों होते थे। ये होते थे राज्य विस्तार के लिए, राज्य विस्तार के लिए यही होते थे, हमारे राज्य विस्तार के लिए होते थे। आप इन 4 को बताइए करेंगे, फिर उसके बाद में 2 और रहती हैं, उनको बताते हैं। यानी गरुण प्रकार जो है समुद्रगुप्त की नागसेनों पर विजय है, सैकड़ों युद्धों का विजेता बताया है इनको। धनुर्धारी में क्या है? राजा धनुष बाण के साथ खड़ा है। परशु प्रकार में क्या है? राजा परशु को धारण करता है। ठीक है। अश्व प्रकार में क्या? अश्वमेघ यज्ञों का विवरण है, जो हमारे किसके लिए होते हैं? ये राज्य विस्तार के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर का नोट कर लेते हैं एक ही। ठीक है, चलो 2 कर लेते हैं, यहाँ 2 पर आ जाएंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5वां क्या है? व्याघ्र हनन। 5वां क्या है? व्याघ्र हनन प्रकार। व्याघ्र हनन प्रकार में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है व्याघ्र हनन में गंगा घाटी के विजय। किसके बारे में बताया है? गंगा घाटी की विजय के बारे में, गंगा घाटी की विजय के बारे में बताया। और छठा और सबसे मोस्ट जो है वो क्या है? छठा और सबसे मोस्ट वो है वीणा वादन प्रकार। वीणा वादन प्रकार ये है इसका। तो इसमें क्या है कि मुद्राओं पर वीणा बजाना अंकित है समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का। तो इससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो थे वीणा प्रेमी थे, संगीत प्रेमी थे। इससे ये पता चलता संगीत प्रेमी थे और वीणा प्रेमी थे। ये बात इनसे यहाँ तक पता चल जाती है। किससे पता चलती है? ये वीणा वादन मुद्रा से इनकी पता चलती है। तो इतनी या तो आपने बात याद नोट कर ली होगी यहाँ से। अब कुछ ऐसे पॉइंट है, नोट पॉइंट है, जो आपको परीक्षा में सीधे तौर पर मिलेंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ज़्यादा इससे प्रकार की बातें आपको याद रखनी नहीं है। ज़्यादा प्रकार अगर याद रखोगे तो आप डाउट में फंस जाओगे, परेशानी में फंस जाओगे। तो अब यहाँ मैं बात करने वाला हूँ कुछ नोट पॉइंट की, जिसको आपको अच्छे से जो है ना अपनी कॉपी में नोट इन पॉइंट करके जो है बनाकर रख लेना है, सही तरीके से नोट पॉइंट करके रख लेना है समझ कर। ठीक है, तो पहला क्या था? कश्मीर, पश्चिम पंजाब, सिंध हो चुका है। ठीक है, पश्चिम राजस्थान हो चुका है, गुजरात के अतिरिक्त
इनके अतिरिक्त समस्त उत्तर भारत पर अधिकार था। तो ये देखो कितना बड़ा अधिकार समझ आ गया है। कश्मीर, पंजाब, सिंध, पश्चिम राजस्थान, गुजरात के अतिरिक्त समस्त उत्तर भारत पर इनके यहाँ पर क्या था, अधिकार था। ठीक है भाई। अब यहाँ पर इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या आता है यहाँ से, इन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी, क्योंकि वीणा वादन थे। कैसा था ये, वीणा वादन की वजह से ये क्या थे, कवि अधिराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है भाई। इन्हें एक उपाधि और मिली थी, अगर मैं बात करूं तो इन्हें उपाधि दी गई थी विक्रमांक। क्या दी गई थी, विक्रमांक उपाधि भी दी गई थी। विक्रमांक उपाधि भी दी गई थी विजय प्राप्त करने के चक्कर में, या विजय प्राप्त होने के जिक्र में। ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट जो है, श्रीलंका के शासक का नाम है मेघवर्ण। क्या था, मेघवर्ण ने बिहार बनाने की अनुमति मांगी थी इनसे। क्या मांगी थी, अनुमति। एक ये याद रख लेना। ठीक है भैया। एक बौद्ध भिक्षुक थे, यहाँ पे याद रख लो, बौद्ध भिक्षुक थे, जिनका मैं नाम आपको बता दूं, क्या थे, बसुबंधु। ठीक है भैया। को संरक्षण दिया था इन्हें। क्या दिया था, को संरक्षण। इन्होंने क्या दिया था, को संरक्षण दिया था। तो ये नोट पॉइंट की बातें हैं, इनको थोड़ा याद रखो। क्या है, कश्मीर, पंजाब, सिंध, पश्चिम राजस्थान, गुजरात के अतिरिक्त समस्त उत्तर भारत पर इनका अधिकार था। कविराज की उपाधि धारण की, क्योंकि वीणावादक थे। विक्रमांक उपाधि थी इनकी। बौद्ध भिक्षुक जो थे बसुबंधु को इन्होंने संरक्षण दिया था। श्रीलंका का शासक मेघवर्ण को बिहार बनाने की अनुमति इन्हें दी थी। तो दोस्तों समुद्रगुप्त से केवल इतना ही याद रख लेना, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इतना डाटा, क्योंकि और आलतू फालतू चीज़ याद रखने से कोई फ़ायदा है नहीं आपको। केवल इतनी ही बातों को याद करो आप, और पैट में यहाँ से ही क्वेश्चन आपको सीधा मिल जाएगा। ठीक है। तो अगली क्लास जो है हम इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय की लेकर आने वाले हैं। आप पूरी क्लास प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। सारा कोर्स जो है आपको वहाँ पर उपलब्ध किया गया है। ठीक है। आपको किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे 2-4 बार बुक इन क्लासों को देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर देखिए आपको तुरंत तैयार हो जाएगा। इतने नोट्स बनाओगे, इतना तो आपको तैयार हो भी जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।